सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पूरी दुनिया एक ही बात दोहरा रही है, तहम्मुल का मुजाहरा करें, रुक जाएं, बातचीत करें। अक़वाम मुत्तहिदा हो या आलमी ताकतें, हर कोई भारत और पाकिस्तान से कशीदगी कम करने का मुतालबा कर रहा है, लेकिन भारत है कि अपनी मखसूस बयानिए से पीछे हटने को तैयार नहीं। 22 अप्रैल को पहलगाम में होने वाले हमले के फौरन बाद भारत ने बगैर किसी तहकीक के उंगली पाकिस्तान की तरफ उठा दी। उसके मीडिया, सियासतदान और अस्करी क़यादत ने जंगी जुनून की कैफियत पैदा कर दी, मगर पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल में अपना मुकदमा भरपूर अंदाज में पेश किया और भारतीय इल्ज़ामात को न सिर्फ सख्ती से मुस्तरद किया बल्कि आलमी बरादरी को यह बावर भी कराया कि भारतीय इक़दाम खित्ते के अमन के लिए शदीद ख़तरा बन चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ईरान, स्विट्ज़रलैंड और मलेशिया जैसे ममालिक ने सालिसी की पेशकश की है। पाकिस्तान ने इन कोशिशों का खैर मकदम किया है, मगर भारत रिवायती हठधर्मी पर कायम है। उसे भी 2019 का फरेब लाहक है, जब उसने बालाकोट हमले का शोशा छोड़कर अपनी अवाम को मुतमईन किया। लेकिन इस बार सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ है। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है कि जंग का आगाज़ भारत की चॉइस हो सकती है, लेकिन इसका अंजाम पाकिस्तान खुद तय करेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने बलूचिस्तान में भी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के मंसूबे को नाकाम बनाया है। BLA, खवारिज और गैर कानूनी अफगान अनासर को फाल करने की कोशिशें की जा रही थी, मगर पाकिस्तान ने बरवक्त कार्रवाई करके दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए हैं। सूरत हाल इस कदर नाजुक है कि दुनिया की नज़रें इस खत्ते पर जमी हुई हैं। दो जौहरी ताकतों के दरमियान कशीदगी से किसी भी वक्त ख़तरनाक मोड़ पर सूरत हाल जा सकती है। वक्त का तकाजा यही है कि होश के नाखुन लिए जाएं, ना कि जोश से काम लिया जाए। क्या भारत इस मरतबा भी राह फरार इख्तियार करेगा या वाकई किसी नई मुहिम जोई का इरादा रखता है? दुनिया मुंतज़िर है और पाकिस्तान तैयार। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, फेडरल मिनिस्टर इंफॉर्मेशन। उनसे ज़रा डिटेल से बात करेंगे इस सारे मसले पर, क्योंकि भारत जो है उसका जंगी जुनून सारी दुनिया के समझाने के बावजूद उतर नहीं रहा है, और पाकिस्तान की ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस जो है ये भारत को बार बार इशारा दे रही है कि ये शौक अपना अगर पूरा करना चाहता है तो कर ले, लेकिन उसके नताइज भुगतने होंगे। और ये बात दुरुस्त है कि ये नताइज सिर्फ भारत को या पाकिस्तान को नहीं बल्कि खित्ते को भुगतने होंगे, और खित्ते की वजह से दुनिया इस तमाम चीज़ को फेस करेगी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस अता तारड़ साहब। मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस तो हम देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तैयार है, लेकिन रीसेंट अपडेट्स, डेवलपमेंट्स आप लोगों के पास क्या हैं? आप किस तरह देख रहे हैं? इंडियंस भी क्योंकि ड्रिल्स कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो लेटेस्ट डेवलपमेंट आप लोगों के पास क्या है? किस तरह इंडिया जो है वो अटैक करना चाहता है या किस तरीके से आगे बढ़ना चाहता है? बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस ने, मीडिया ने, एंकर्स ने, जर्नलिस्ट ने जो किरदार अदा किया, मैं उसका मुतरिफ भी हूँ, और मैं समझता हूँ पूरी कौम इस इशू पे मुत्तहिद है। देखिए, भारत वॉर हिस्टीरिया का शिकार है। आप उनके एंकर्स देखें, जर्नलिस्ट देखें, आप उनके मीडिया चैनल्स देखें, उन पे एक जंगी जुनून तारी है, मगर हमारे में और उनमें ये फ़र्क है कि उनकी कौम उसके पीछे नहीं खड़ी। मोदी सरकार के जंगी अज़ाइम पर सवालात उठा रही है उनकी कौम, उनसे बातचीत कर रही है कि जी मीडिया से कि ये क्या हो रहा है और इसकी तहकीकात से भारत क्यों भाग रहा है। तो मोदी सरकार हमेशा ये कोशिश करती है, बुचर ऑफ गुजरात, कि मैं कोई ना कोई सनसनी फैलाऊं, पाकिस्तान का नुकसान करूं। तो दुश्मन बदनीयत है, मकार है, और इस ताक में है कि पाकिस्तान पे हमला कैसे किया जाए। देखिए, ये तो एक पॉसिबिलिटी अपनी जगह मौजूद है कि वो हमला करना चाहते हैं। जिस तरह पुलवामा के बाद उन्होंने बालाकोट में अपने जहाज़ भेजे, इसी तरह पहलगाम के बाद वो कुछ एरियाज को टारगेट करना चाहते हैं। कल भी मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे गया और कश्मीर के इलाके बेलानूर शाह में जाके लोकल इंटरनेशनल मीडिया को दिखाया कि यहाँ कोई टेररिस्ट कैंप्स नहीं है। भारत दहशतगर्दी का प्रमोटर है, पूरी दुनिया में असैसिनेशन करवाता है, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में सिखों की। पाकिस्तान में कलभूषण किस लिए बंद है? ये दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत मुलव्वस है, दुनिया इसको देख रही है। तो देखिए, थ्रेट रियल है, थ्रेट मौजूद है, एंड वी आर रेडी। इस दफ़ा आए तो ऐसा जवाब देंगे कि इनको अगली 7 नस्लें इसकी याद रखेंगी।
और तारड़ साहब, ये जो आपने अभी हवाला दिया, ज़ाहिर है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, दुनिया को इसकी समझ भी है, लेकिन ज़ाहिर है वो कुछ कंपल्शंस होती हैं कंट्रीज़ की, लेकिन अब तक डिप्लोमेटिक फ्रंट पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ अच्छे तरीके से पेश किया है। लेकिन देखिए, कनाडा के अंदर और यूएस के अंदर जो इंडियंस ने किया था उसकी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन में तो बिल्कुल उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की इन्वॉल्वमेंट की बहुत वाज़ेह सबूत शवाहिद मिले। तो दुनिया को पता है, कनाडा को भी पता है, अमेरिका को भी पता है कि इंडिया जो है वो टारगेट किलिंग में और टेररिज्म में दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जाता रहा है। देखिए, एक और चीज़ भी है, मैं आपको बताऊं, जो मिसिंग है वो ये कि जो कतर है, कतर से भी आपने देखा कुछ अरसे पहले जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के एक्स एजेंट्स थे उनको भी छुड़वाया गया, क्योंकि वो वहाँ पर इंटेलिजेंस एजेंसीज उनकी अपने एक्स इंटेलिजेंस के लोगों को इस्तेमाल कर रही थी, जिसमें उन्होंने अपना बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस यूज़ करके उनको रिलीज़ करवाया, वरना उन्हें सज़ाएं हो चुकी थी वहाँ पे। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो इंडिया मानता रहा है कि वो टारगेट किलिंग के अंदर इन्वॉल्व रहा है। तो इस एतबार से तो ये बहुत खुशआइन बात है कि पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भी जा रहा है, बात कर रहा है। मुझे अब ज़रा ये बताइएगा कि ये जो पहलगाम हमले के बाद भारत के बारे में हम सुन रहे हैं इन 4, 5, 6, 7 दिनों में, आपने भी एक दिन 4-5 दिन पहले ये कहा कि अगले 24 से 36 घंटे अहम हैं। सो कहाँ से भारत ने इंट्रूड करने की कोशिश की है, या कहाँ से भारत ने जो है वो कोशिश की है कि वो कोई हमला पाकिस्तान पे कर सके? देखिए, आपको पता है ऑलरेडी एक बात चल रही है कि उनके जहाज जो टेक ऑफ किए, उनका कम्युनिकेशन सिस्टम जैम हुआ और वो लैंड किए फिर श्रीनगर में। तो देखिए, ये उनकी कोशिश रहती है, उनकी भी एयर पेट्रोलिंग चल रही है, हमारी भी चल रही है, ग्राउंड फोर्सेस भी जो हैं पाकिस्तान की वो डिफेंड करने को तैयार हैं। तो वो मौके की ताक में हैं कि कहाँ पे हमें कोई हल्की सी विंडो नजर आए तो हम हमलावर हो जाएं। मगर एक और उनकी जो कमजोरी रही है, और वो ये है कि डिप्लोमेटिक और नरेटिव फ्रंट पे वो अपनी स्टोरी सेल नहीं कर सके, वो पत्ते ठीक नहीं खेल सके। उन्होंने एक, देखिए, मैं जब आज का हाउस ऑफ ये नेशनल असेंबली के हाउस में कि दुश्मन मकार भी है, दुश्मन बदनीयत भी है, मगर बेवकूफ़ भी है। जो FIR रजिस्टर हुई पहलगाम की, फॉल्स फ्लैग क्लियरली पूरी दुनिया ने देख लिया। विक्टिम्स की फैमिलीज कह रही है 1.5 घंटे तक पुलिस नहीं आई है, एम्बुलेंसेज नहीं आई हैं। और ये क्वेश्चन करें कि 9 लाख फौजी हैं भारतीय कश्मीर में, कश्मीरियों पे मजालिम ढाने के लिए। इस वाकये के हवाले से सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस कहाँ थी? और जब पाकिस्तान ने अपना मास्टर स्ट्रोक PM ने खेला कि उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन करा लो एक फेयर और ट्रांसपेरेंट, उसके जवाब में भारत अब बंद गली में जा रहा है, क्योंकि भारत के पास एविडेंस नहीं है। और दुनिया की इंटरनेशनल जो मीडिया आउटलेट्स हैं, अल जजीरा से लेके न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके इकोनॉमिस्ट तक, हर कोई ये कह रहा है कि इंडिया लैक्स एविडेंस टू लिंक पाकिस्तान टू दिस इंसिडेंट। तो इनके पास ना सबूत हैं, ना ये कोई अपना केस बिल्ड कर सके हैं। पाकिस्तान ने अपना केस अल्हम्दुलिल्लाह नैरेटिव डोमेन में और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे बड़ी जारहाना अंदाज में लड़ा है, भरपूर तरीके से लड़ा है और तैयारी के साथ लड़ा है। इनकी तरह नी जर्क रिएक्शन करके और एक स्टोरी कुकअप करके नहीं किया। हमारे आर्ग्यूमेंट्स रीजनेबल होते हैं, सब्सटैंशिएटेड बाय फैक्ट्स होते हैं। इनका टोटल झूठ और प्रोपेगेंडा होता है जो दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। आप LOC पे भी गए, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया दोनों के साथ, वहाँ पर अब उसका बड़ा इंटरनेशनल इम्पैक्ट भी है और वो स्टोरीज़ आ रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया उसको रिपोर्ट भी कर रहा है कि क्या मिजरीज़ हैं जो लोग LOCs पे रहते हैं, अगर वॉर होती है तो क्या नुकसान होता है, और उसके अलावा एक्सचेंज ऑफ फायर अगर होता है तो उनकी किस किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सारा कुछ रिपोर्ट भी हो रहा है। ये बताइएगा कि ओवरऑल क्या रिस्पांस रहा इंटरनेशनल मीडिया का भी, जब आप ज़ाहिर है उनको वहाँ पर लेके गए, उनको सब कुछ दिखाया है, और अब वहाँ पर LOCs पे ओवरऑल वैसे क्या सूरत हाल है आप की, क्या इसके अंदर जो है वो असेसमेंट है कि वहाँ पर हमने सुना है क्योंकि वहाँ पर इस किस्म के वाक़यात एफर्ट किए जा रहे हैं, सो क्या व्हाट इज़ द रीसेंट अपडेट ऑफ दैट केस? देखिए, छोटे मोटे स्कर्मिशेस चलते रहते हैं और उन्होंने देखिए उनका एक स्टेट ऑफ पैनिक है। भारत ने अपने एरियाज भी खाली करा लिए हैं, फसलें भी काट दी हैं और वो ड्रिल्स भी करवा रहे हैं सिविल डिफेंस की और एक वॉर लाइक सिचुएशन की। हमारी डिफेंस मजबूत है, हमारी एक्सरसाइजेज जारी हैं, पेट्रोलिंग जारी है, भरपूर हमारा एक स्ट्रेंथ के साथ एक मुल्क की दिफा करने के लिए अज़म मौजूद है, उसकी ऑपरेशनल तैयारी मौजूद है। मगर हमारे लोग भी पुरअज़म हैं। LOC के लाइन के पास रहने वाले लोग जो हैं, मैं कल बच्चों से बात कर रहा था, वो कहते जी हम लड़ेंगे, ये कैसा दुश्मन है, ये डरपोक है, ये फलां है। तो वो तो बिल्कुल
पुरजोश भी हैं और वहां पे जिंदगी मामूल के मुताबिक है। लोग स्कूल्स कॉलेजेस भी चल रहे हैं, कारोबारी जिंदगी भी चल रहा है, शॉपिंग भी हो रही है। एक वो एलओसी की वीडियो आई है जहां हमारे जवान क्रिकेट खेल रहे हैं, पीछे फायरिंग हो रही है, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। कल मेरी नीलम वैली में बात हुई, शाह गुलाम कादिर साहब हमारे एमएलए भी हैं, एक स्पीकर भी हैं आजाद कश्मीर के, उनके गांव से इंडियन चेक पोस्ट नजर आती है, तो वो मुझे बता रहे थे, कह रहे थे कि वहां पे वॉलीबॉल टूर्नामेंट हो रहा है बिल्कुल एलओसी के पास। तो ये पाकिस्तानी कौम ऐसी कौम है, इसे कैसे हराएगा कोई? ये अल्लाह का फजल है। लेकिन जाहिर है एलओसी पर भारत की तरफ से इश्तियाल अंगेजी का ये नुकसान होता है कि वहाँ रहने वालों की जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो ज़रूर मुतासर होती है और वो अपने नज़ाइम के लिए इस किस्म के इकदाम करते रहते हैं। अब ज़रा ये बताइएगा, ये जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी हैं उनकी जानिब से कुछ ममालिक ने सालिसी की पेशकश भी की है। इन मुल्कों से आप लोगों की भी बात हो रही है, क्या कोई भारत की तरफ का रिस्पांस भी पता चल रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ अर्सा पहले सऊदी फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी एफर्ट की दोनों कंट्रीज के साथ कि पाकिस्तान ने जो सफारती कोशिशें तेज की हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जिन ममालिक से रब्ता किया है, उनकी फ़ोन पे बात हुई यूएन सेक्रेटरी जनरल से 2 दफ़ा, ईरान के सदर से बात हुई। आपको आवाज़ आ रही मेरी? जी, आई कैन हियर यू, गो अहेड। ईरान के प्रेसिडेंट से बात हुई, अमीर कतर से बात हुई, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर से बात हुई, वो बहुत सारे सुफरा से मिले जिसमें सऊदी अरब के सफ़ीर, चाइना के सफ़ीर, तुर्की के सफ़ीर, यूएई के सफ़ीर, कुवैत के सफ़ीर। तो उनकी जो एक डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट है, पाकिस्तान अपना मुकदमा उनके सामने रख रहा है कि पाकिस्तान तो दहशतगर्दी का विक्टिम है और दहशतगर्दी की जंग में एक फ्रंट लाइन स्टेट है और दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तानियों ने 90,000 जानों का नजराना पेश किया है और इंडिया स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करता रहा है हर जगह पे, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। जाफर एक्सप्रेस बहुत बड़ा वाकया था, भारत ने तो उसकी मजम्मत तक नहीं की। तो हम तो दुनिया को बता रहे कि हम पुरअमन लोग हैं, मगर हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। और भारत के जो जंगी अज़ाइम हैं वो इस बात से वाजे हैं कि भारत के पास ना सबूत हैं, ना वो इसकी इन्वेस्टिगेशन चाहता है और पाकिस्तान पे बस पाकिस्तान फोबिया सवार है, पाकिस्तान पे बस इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया के ममालिक ने पाकिस्तान के केस को बड़ा अच्छा है और उस केस को समझा है और अप्रिशिएट किया है कि पाकिस्तान का केस ना सिर्फ मजबूत है बल्कि एक बहुत मुनासिब केस है, जिस हवाले से भारत के पास इस वक्त उसके मुकाबले में कोई खास आर्गुमेंट नहीं है। तो दुनिया की पावर इसको तस्लीम कर रही हैं, बट इट्स टू अर्ली। मैं नहीं समझता कि कोई मामला किसी तरफ कोई बातचीत की तरफ जाएगा। अभी तो फिलहाल एस्केलेशन की सूरत हाल बरकरार है, तो अभी देखते हैं कि आने वाले चंद दिनों में सिचुएशन कैसे अनफोल्ड करती है। तो तारड़ साहब मुझे ये बताएं कि ये एक भारत स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी के ऊपर है ना, सिर्फ वो इस फ्रंट पे नहीं है। हम देख रहे हैं एक तो उसने बॉर्डर्स के ऊपर टेंशन एस्केलेट की है, साथ में वाटर का इशू रेज किया है उसने, जो सस्पेंड किया है इंडस वाटर ट्रीटी को, और डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर भी ज़ाहिर है हम अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं उन तमाम चीज़ों का दिफा करने की, लेकिन वो चालाक और अय्यार दुश्मन है, जिस तरह आपने ठीक कहा कि वो मुख्तलिफ तरीक़ों से पाकिस्तान को एंगेज रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बेवकूफ़ भी है क्योंकि इस वाक़े के बाद तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इस्टेब्लिश होता जा रहा है। जिस तरह से वो उसको रिएक्ट कर रहा है, ओवर प्ले कर रहा है, दुनिया के समझाने के बावजूद वो इंटरनेशनल कम्युनिटी की फ्री एंड फेयर इंक्वायरी जो पाकिस्तान ने ऑफर की उसको एक्सेप्ट नहीं करा। बट मैं ये ज़रा समझना चाहता हूँ, दैट बीइंग सेड, कि ये यूनाइटेड नेशन वाला मसला भी हमने देख लिया, ऑफर वाला। अब ये जो वर्ल्ड उसको IMF को और FATF को एंगेज कर रहा है इंडिया, हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट? उसके लिए आप लोगों की क्या प्रिपरेशन? देखिए, हमारी इकोनॉमिक टीम, फाइनेंस की टीम, हमारी डिप्लोमेटिक टीम, उनकी तैयारी है। देखिए, पाकिस्तान ने जो इकोनॉमिक टर्न अराउंड फिनोमिनल किया है, कल भी आपने देखा कि शरह सूद 1% नीचे गई और बड़ी हौसला अफजा चीजें हो रही हैं फॉर दी इकोनॉमी। एक साल में जब हमने उड़ान भरी है, भारत को एक प्रॉब्लम ये भी है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिकवरी उसको हजम नहीं हो रही, उड़ान पाकिस्तान उसको हजम नहीं हो रहा। तो ऑब्वियसली वो अपनी पूरा जोर लगाएंगे, मगर पाकिस्तान ने जो इकोनॉमिक रिकवरी बेमिसाल की है पिछले 1 साल में और भरपूर एफर्ट करके की है, और पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिकवरी दुनिया तारीफ कर रही है, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज रेटिंग्स हमारी इंप्रूव कर रही हैं। तो हम तो तैयार है ये कहने के लिए कि IMF के अलावा भी हमने जो इक़दाम किए हैं, जो IMF की कंडीशनैलिटीज नहीं थी, रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए, फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाने के लिए, और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो मौशी इस्लाहात किए हैं, अरबों रुपया सरकारी खजाने में आया है, टैक्स इंक्रीज हुआ है जिसमें ये बड़े बड़े जो बैंक्स थे उनका विंडफॉल टैक्स आया है, बाकी उन्होंने केसेस को परसू किया है, लीगल टीम बेहतर की है, FBR का निज़ाम बेहतर किया है। तो हमारे पास वहाँ भी बड़ा मजबूत मुकदमा है और भारत ज़रूर कोशिश करेगा
मगर बदनीति पे मबनी कोशिश कभी कामयाब नहीं होती। पाकिस्तान का केस अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग। मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन अताउल्लाह तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत दिलचस्प डिस्कशन चल रही है। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। विल जॉइन यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। जो मामला फैटफ वाला है, IMF वाला है, उस पर कोई पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह परेशान होने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज परफेक्टली ऑल। जी, हम बिल्कुल उस पर पुरएतमाद भी हैं, पुरुमीद भी हैं और मेहनत भी जारी है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा, इस मुश्किल से भी निकलेंगे। और पाकिस्तान की इकोनॉमिक और फाइनेंस टीम मुकम्मल तौर पे तैयार है और हमारे पास है बहुत कुछ, जो हमने क्रेडिबल स्टेप्स लिए हैं, तो हमारे पास है बहुत कुछ बताने की। तो वी शुड बी वरीड अबाउट दिस सब्जेक्ट। अच्छा, मुझे आप जरा पानी के मैटर पे बताएं, क्योंकि चनाब का जो फ्लो है वो कहते हैं कि 40,000 से 5,000 क्यूसेक फीट पे आ गया है और उन्होंने ज़ाहिर है वहाँ पर जो कुछ डैम्स बनाए, कुछ नई कंस्ट्रक्शन की भी वहाँ पर इंफॉर्मेशन है कि वो करते रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो इस पर आप लोगों का क्या कंसर्न है? आप लोग ये जो भी पानी रोका है इस पर क्या पोजीशन लेना चाहते हैं? मैं समझता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान अभी तो जो चनाब का लेटेस्ट मैं देख रहा था उसमें तो पानी का फ्लो ज्यादा है, मगर आबी जारियत काबिल कबूल नहीं है पाकिस्तान को। पाकिस्तान ये समझता है कि आबी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये जो पानी है ये पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की अमानत है, ये पाकिस्तान की लाइफलाइन है। इसको रोकने की, इसको डाइवर्ट करने की कोशिश को हम मुकम्मल तौर पे मजबूती के साथ रिस्पॉन्ड करेंगे और उस रिस्पॉन्स के लिए हमारे पास तमाम ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और तमाम ऑप्शंस का मतलब ये है कि पूरी माइट और स्ट्रेंथ के साथ इसका मुंह तोड़ जवाब आबी जारियत का भी दिया जाए। आबी जारियत पे भी हम फुल स्पेक्ट्रम वॉर में जाएंगे? देखिए, जब मैं कहता हूं कि तमाम ऑप्शंस ओपन है पाकिस्तान के लिए, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान अग्रेसर नहीं है, पाकिस्तान प्रोवोकेटर नहीं है। बट यस, अगर पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह के इकदाम उठाए गए तो पाकिस्तान रिस्पॉन्स अपना देगा। और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में ये बात वाजे रही, PM की काकूल की स्पीच में ये बात वाजे हुई। उन्होंने बड़ी दो टोक मौकफ अपनाया कि वी विल रिस्पॉन्ड विद फुल फोर्स एंड फुल माइट। तो इसकी क्या ऑपरेशनल डिटेल्स होती हैं मैं अभी मीडिया पे तो नहीं कह सकता, मगर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी और PM का जो स्पीच थी काकूल की, वो बिल्कुल क्लियर है कि इस पे तमाम ऑप्शंस पाकिस्तान जो है उसके पास ओपन होंगे। डेफिनेटली NSC में कहा गया था कि इट वुड बी कंसीडर्ड एक्ट ऑफ वॉर इफ दे स्टॉप आवर वाटर। सो मुझे ये बताएं कि क्या हम आर वी गोइंग टू एंगेज इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑन दिस? हम पानी वाला मसला इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी टेकअप कर रहे हैं कि ये इस तरह से कर सकता है, क्योंकि अगर वो हमसे डाटा शेयर नहीं करते, फ्लो अप एंड डाउन होता है, कभी रोक लेते हैं, कभी बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो हमारे यहाँ फ्लड्स होंगे, ये इशू भी होगा। आर वी गोइंग टू रेज दिस इशू इन फ्रंट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी? देखिए, इसकी एक लीगल तरीक़ेकार है, लीगल स्टेप्स हैं। हमारी कानूनी टीम बड़ी मजबूत है इस पे, और इसकी एक तारीख है जब उनका लेटर आया है, हमारा लेटर जाना है, बाकी मामलात हैं। तो इंडस वाटर ट्रीटी को, क्योंकि पूरी ट्रीटी के अंदर कोई शिक नहीं है कि उसको यकतरफा तौर पे मुअत्तल किया जाए, और भारत ने ये गैर कानूनी अटेम्प्ट किया है उसको मुअत्तल करने का, तो हम तो लीगली बड़ी साउंड फुटिंग पे हैं। जिस भी इंटरनेशनल फोरम पे या कोई आर्बिट्रेशन जहां भी ये मामला गया, एलएचसी ये कहाँ जाता है, पाकिस्तान के सामने भारत को सुबकी होगी, भारत को शर्मिंदगी होगी, क्योंकि पाकिस्तान का लीगल केस बहुत स्ट्रांग होगा और भारत के पास अपने दिफा में कुछ कहने को नहीं होगा। तो भारत ने जो यकतरफा तौर पे ये काम किया है, विदाउट लीगल होमवर्क, विदाउट लीगल बैकग्राउंड वर्क, एकदम आके अनाउंस कर दिया, बचगाना और इमेच्योर हरकत थी, और अब इनको कवर करते हुए मुश्किल हो रही है, ये इसको डिफेंड नहीं कर पाएंगे। इट्स नॉट अ डिफेंडेबल केस लीगली। जी, बिफोर कंक्लूडिंग दिस सेगमेंट आई वांट टू आस्क 2-3 मोर क्वेश्चंस। मुझे जरा ये बताइएगा, ये जो इंडियन मीडिया है वो आपकी आजकल बहुत ज़्यादा मोहब्बत में मुब्तला हुआ है और आपको अपनी जो है वो हेडलाइंस का हिस्सा बना रहा है। ये बताइए, यूट्यूब ऐड वाला क्या मामला था जब उन्होंने यहाँ के अकाउंट सारे ब्लॉक कर दिए थे? तो ये जो है वो किस तरह प्लान किया गया, वो ये ज़रा इसके मुझे बैकग्राउंड बताइएगा। मैं बड़ा ओपनली आपको बताता हूँ, हम बैठे हुए थे तो मेरी टीम, हमने एक वॉर रूम सा बनाया हुआ है तो हमारी टीम बैठी हुई थी, तो हमने सोचा कि कैसे रिस्पॉन्ड करें। तो हमारे कुछ IT एक्सपर्ट्स भी हैं हमारे पास, डिजिटल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि जी हम ऐड चला देते हैं इंडिया में, और जियो टैगिंग के जरिए हम ऐड खरीदते हैं, पेड होगा और चल जाएगा। तो हमने ऐड खरीदे
जियो टैगिंग टेक्नोलॉजी के जरिए वो एड इंडिया में प्लेस करवाए और पाक फौज के इमेजेस, अफवाज पाकिस्तान के इमेजेस, पाक फौज का तराना, मिली नगमा पूरी आबोताब से हमने इंडिया में चलाया और एक गदर मच गया। उनकी स्टेट पैनिक में चली गई। लोगों ने सवाल किया कि भारतीय सरकार पाकिस्तानी अकाउंट बंद कर रही है और पाकिस्तान के ऐड भारत में चल रहे हैं। तो आदिल अब्बासी साहब, ये अल्लाह ताला का फजल है, हमने घर में घुस के मारा है उनको। अब मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर है आखिरी सवाल में ज़रा आपसे ये समझ लेता हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने इस क्राइसिस में एज ए नेशन बहुत ही मेच्योरिटी के साथ, बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से, एक रिस्पॉन्सिबल नेशन न्यूक्लियर स्टेट होते हुए रिस्पॉन्स दिया है अपना, और बड़ा बीफिटिंग रिस्पॉन्स था। बट हमने देखा है कि इंडिया जब इस किस्म की डिफीट होती है तो वो फिर प्रॉक्सीज के जरिए काम कराता है। बलोचिस्तान के अंदर भी एक नेटवर्क अनर्थ हुआ है जो कि इंडियन प्रॉक्सी है। इसकी ज़रा तफसीलात हमें दीजिएगा कि ये क्या होने जा रहा था और ये क्या मंसूबा। देखिए, ये बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है दहशतगर्दों का, और मैं कुछ तफसीलात सामने भी लेके आऊंगा। रॉ के हैंडलर्स जो हैं बहुत सारे, वो बहुत सारे टेरर के इन नेटवर्क्स के साथ राब्ते में हैं और वो इनको डिक्टेट करते हैं कि कहाँ करना है कार्रवाई, कहाँ कैसे करनी है। तो ये जो भारत का नेक्सस है टीटीपी और ये बाकी दहशतगर्द तंजीमों बीएलए के साथ, आप देखिए ना, जाफर एक्सप्रेस के फौरन बाद बीएलए के टेररिस्ट जो हैं वो आ जाते हैं इंडियन चैनल्स पे, वो आके वहाँ पे पूरी तफसीलात बताते हैं। ट्रैक उड़ने की, धमाके की पहली फुटेज दहशतगर्दों के फोन से जाती है इंडियन चैनल्स के ऊपर। तो ये तो ताने बाने सारे भारत से मिलते हैं, और ना सिर्फ हम इनका मुकाबला कर रहे हैं बल्कि हम अब इंफो डोमेन में भी, जो एक 5th जनरेशन वॉरफेयर है, उसमें इनको मुकम्मल मुंह तोड़ जवाब देंगे, जिस तरह घर में घुस के मारा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कुछ तफसीलात हैं जो मैं सामने अगले चंद दिनों में लेके आऊंगा। मगर भारत की पहलगाम के वाक़े को लेकर कोशिश ये थी कि हमारा वेस्टर्न रीजन पे हमारी अटेंशन डाइवर्ट की जाए यहाँ से और वेस्टर्न रीजन पे एक्सक्यूज मी, जो वेस्टर्न रीजन पे हमारी एक कार्रवाइयाँ जारी हैं और वेस्टर्न बॉर्डर्स पे, वहां से पाकिस्तान की तवज्जो हटाई जाए। ये पाक फौज है, अफवाज पाकिस्तान है, ये अपने तमाम बॉर्डर्स को सिक्योर करना जानते हैं, तो भारत किसी भूल में ना रहे। राइट मुझे ये बताइए कि जो हमने मिसाइल्स टेस्ट किए हैं अपने शॉर्ट रेंज और जो डिफरेंट अपने वेपन्स हमने अभी ट्राई किए हैं ड्रिल्स में, ये जो मिसाइल्स हैं हमने डिफरेंट जिनके टेस्ट किए हैं, इसका कोई स्पेसिफिक मकसद भी है कि हम कोई टारगेट रखते हैं इंडिया को, कोई मैसेजिंग है इसके अंदर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान अपनी दफाई सलाहियत का मुकम्मल तौर पे मुजाहरा कर रहा है और हमारी डिफेंस हमारे लिए सबसे अहम है। तो ये हमारे टेस्ट होते रहते हैं, मगर दिफाई सलाहियत, शॉर्ट रेंज लॉन्ग रेंज दोनों हमने किए ना, इशारा तो दे दिया है, बता दिया है कि कहां तक जा सकते हैं। ये बड़े ही ऐसे तरीके से बताया कि हम पूरी दिफा करने की अपनी सलाहियत रखते हैं। अच्छा, ये मुझे बताइए, आपने 2 दिन पहले एक ब्रीफिंग दी है जिसमें DGISPR, ये रूटीन के टेस्ट हैं, ये देखिए ये रूटीन में चलते रहते हैं और रूटीन के टेस्ट हैं, मगर डिफेंस कैपेबिलिटी दिखाना ये हमारा हक है। राइट मुझे ये बताएं कि ये जो आपने 2 दिन पहले ब्रीफिंग भी दी है पार्लियामेंटेरियंस को, पॉलिटिकल पार्टीज को, जिसमें DGISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब भी आपके साथ मौजूद थे, ये तो ब्रीफिंग आपकी हो गई, लेकिन उसमें PTI ने शिरकत नहीं की और अब वो APC की डिमांड कर रहे हैं। तो क्या कोई APC आप लोगों की तरफ से भी प्लान हो रही है, और अगर वो कुछ कर रहे हैं तो ऐसे मौकों पे फ्लोर ऑफ द हाउस को इस्तेमाल किया जाता है और फ्लोर ऑफ द हाउस से ही तमाम बातें जाती हैं और दोनों हाउसेज से रेजोल्यूशन जा चुका है। तो मैं समझता हूं कि ये इंटरनेशनल सतह पे APC लोकल डोमेस्टिक इश्यूज के लिए होती है, इंटरनेशनल लेवल पे हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया जाता है और वहां से बड़ा स्ट्रॉन्ग पैगाम दिया जाता है। थैंक यू सो मच। अता तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप गुफ्तगू सुन रहे थे और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान पुरअज़्म है और हर वक्त तैयार हैं भारत की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। अब भारत की तरफ से जो इक़दाम किए जा रहे हैं उससे पूरी दुनिया इस वक्त फ़िक्रमंद है, पूरी दुनिया समझाने की कोशिश कर रही है भारत को कि ये गलती ना की जाए। 2 न्यूक्लियर पावर्स के बीच में टेंशन एस्केलेट होना किसी सूरत भी ना रीजन के लिए और ना दुनिया के लिए कोई अच्छी खबर है, लेकिन भारत जो है अब तक बज़ाहिर ऐसी किसी बात पर भी कान धरता दिखाई नहीं दे रहा। वो अपना जंगी जुनून जो है उसको किस तरह उतारना चाहता है, क्या वो पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ करके उतारना चाहता है, तो पाकिस्तान उसके लिए भरपूर तैयार है। पाकिस्तान ने यह कहा है कि फिर हम भरपूर तरीके से जवाब देंगे और ये जो जंगी जुनून है इसको ख़त्म करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान एग्रेसर नहीं है, पाकिस्तान किसी भी किस्म की टेंशन रीजन में नहीं चाहता। पाकिस्तान पूरी दुनिया को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंगेज इसलिए कर रहा है कि ये नौबत यहाँ तक ना आए।
लेकिन अब तक भारत की तरफ से किसी भी मुल्क को कोई पॉजिटिव जवाब नहीं दिया गया जो मीडिएशन की कोशिश कर रहे हैं। सो इस तमाम सूरत हाल के ऊपर बात कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सूरत हाल का ज़रा तज्जिया करेंगे कि इस वक्त ओवरऑल डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं उसका नतीजा क्या निकलना है आफ्टर दिस ब्रेक। भारत ने कभी भी पाकिस्तान के वजूद को दिल से तस्लीम नहीं किया। पहले दिन से भारत की यह कोशिश रही कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका हाथ से जाने न दे। इसलिए हर मुश्किल वक्त में भारत ने ताकत के जोर पर पाकिस्तान को दबाने की कोशिश की। आज़ादी के बाद पहले 20 सालों में 2 जंगें पाकिस्तान पर मुसल्लत की। बिलाखिर 1971 में अंदरूनी इंतशार की वजह से भारत को कामयाबी मिली और मुल्क 2 टुकड़े हो गया। फिर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ डेटरेंस कायम करने के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम की बुनियाद रखी। यही वजह है कि 1971 के बाद गुज़िश्ता 5 दिहाइयों में पाकिस्तान और भारत के दरमियान कम अज़ कम 8 बड़े स्टैंड ऑफ्स हुए, लेकिन भारत को खुली जंग मुसल्लत करने की जुर्रत नहीं हुई। अहम बात है कि इन वाक़यात में 3 चीज़ें कॉमन हैं: फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, उसकी बुनियाद पर जंगी जुनून, और फिर आलमी ताकतों की मुदाखलत से डी एस्केलेशन। इन 8 बड़े मौक़ों पर कब, क्या और कैसे हुआ, तफसीलात इस रिपोर्ट में। 1971 के बाद पाकिस्तान और भारत में शिमला वायदा हुआ, जिसकी वजह से 13 साल तक अमन रहा। लेकिन फिर 1984 में भारत मक्कारी से सियाचिन के गैर फौजी इलाके में आकर बैठ गया। 1984 में भारतीय वज़ीर आज़म राजीव गांधी ने इक़्तिदार संभालते ही दिफाई बजट में इजाफा कर दिया। ये इजाफा इतना गैर मामूली था कि टाइम मैगजीन ने एक कवर स्टोरी की जिसका टाइटल था सुपर इंडिया द नेक्स्ट मिलिट्री पावर। फिर 1986 में जनरल सुंदर भारतीय फौज के सरबराह बने। जनरल सुंदर ने आते ही ब्रास टैक एक्सरसाइज के नाम पर राजस्थान में पाकिस्तान की सरहद के करीब 5 लाख से जायद फौज जमा कर ली। इस एक्सरसाइज को जंग अजीम दोम के बाद दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज करार दिया गया, जिसका दायरा पाकिस्तानी इलाके रहीम यार खान से जुनूब में सर क्रीक तक फैला हुआ था। भारतीय आर्मी चीफ का ख्वाब था कि वो पंजाब पर हमला करके उसे सिंध से काट देंगे ताकि पाकिस्तान की एटमी सलाहियत का वाज़ेह हकीकत बनने से पहले ही खात्मा हो जाए। दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त भी पाकिस्तान को यही धमकी दी गई थी जो आज दी जा रही है। भारतीय वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में बयान दिया कि सिख और कश्मीरी हुर्रियत पसंदों की हिमायत करने पर पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। लेकिन फिर पाकिस्तान ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। पाकिस्तान के सदर भारतीय फौजी मशकों के दौरान क्रिकेट मैच देखने भारत चले गए, जहां मैच के दौरान जनरल जिया ने राजीव गांधी के कान में एक बात की, जिसे सुनकर राजीव गांधी के पसीने छूट गए। राजीव गांधी के सेक्रेटरी बहराम मीनन ने बाद में इंडिया टुडे में लिखा कि जनरल जिया ने सिर्फ इतना कहा कि इस बार जो जंग होगी वो रिवायती नहीं, एटमी होगी। अगर मेरे पाकिस्तान पहुंचने से पहले इन मशकों के खात्मे का ऐलान ना हुआ तो जाते ही मैं एटमी हमले का हुक्म दे दूंगा। यूं ये मामला डिफ्यूज हुआ, लेकिन इंडिया को चैन ना आया। 90 की दिहाई में कश्मीर की आज़ादी की तहरीक जोर पकड़ गई, जिससे तवज्जो हटाने के लिए भारत ने एक बार फिर उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालकर सबक सिखाने का ऐलान किया। इस बार भी पाकिस्तानी वजीर खारजा ने भारत का दौरा किया। इस मौके पर साहिबजादा याकूब का अपने भारतीय हम मनसब आई.के. गुजराल के साथ मुकालमा बहुत मशहूर हुआ। पाकिस्तानी वजीर खारजा ने कहा कि अगर जंग हुई तो भारत के पहाड़ों और दरियाओं में पानी की बजाय राख बहेगी। हालात की नज़ाकत को देखते हुए अमेरिका ने डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रॉबर्ट गेट्स को भारत भेजा। रॉबर्ट गेट्स ने तस्दीक की कि एटमी हथियारों से लैस पाकिस्तानी मिसाइल तैयार है। किसी भी किस्म की एस्केलेशन पूरे खित्ते को तबाह कर सकती है। अमेरिकी वार्निंग के बाद भारत के गुब्बारे से हवा निकल गई। फिर कुछ अरसे सुकून रहा। करते करते 1999 आ गया, जब कारगिल जंग हुई। इस बार भी अमेरिका की मुदाखलत से मामला डिफ्यूज हुआ। फिर 2001 में भारतीय पार्लियामेंट पर हमला हुआ। भारत ने इसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर लगाकर अपनी फौज की मोबिलाइजेशन शुरू कर दी। तकरीबन 5 लाख फौज और 3 आर्मर्ड डिविजन्स को पाकिस्तानी सरहद के करीब ले आया। वॉर ऑन टेरर की वजह से अमेरिका और बरतानिया मुतहरिक हुए और दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी को कम किया। फिर 2008 में मुंबई हमला हो गया, जिसको बहाना बनाकर भारत ने एक बार फिर जंग का ढोल बजाना शुरू कर दिया। लेकिन अमेरिका की मुदाखलत से इस बार भी जंग की नौबत नहीं आई। करते करते 2016 आ गया, जब उड़ी में भारतीय फौजियों पर हमला हुआ।
हस्ब रिवायत भारत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। भारतीय मीडिया जंग का तबल बजाने लग गया। इस बार भारतीय हुकूमत ने नाम नहाद सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया। दावा किया कि आज़ाद कश्मीर में उड़ी हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की गई है। हकीकत में ये एक झूठ था जिसका भारत आज तक सबूत पेश नहीं कर सका। अलबत्ता इस झूठे ड्रामे के बाद भारतीय मीडिया का बुखार उतर गया। 2019 में पुलवामा वाक़या हो गया, जिसके फॉल्स फ्लैग होने में अब कोई शक नहीं रहा। भारत ने उसको बुनियाद बनाकर बालाकोट हमला किया, लेकिन जवाब में पाकिस्तानी कार्रवाई ने भारतीय होश ठिकाने लगा दिए, जिसके बाद भारत को जुर्रत ना हुई कि कशीदगी को मजीद बढ़ाए। अब एक बार फिर पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ है और भारत का रवैया माजी से मुख्तलिफ नहीं है। ताहम एक पैटर्न हमारे सामने आता है। पहले एक वाक़या होता है, फिर उस वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जाता है और फिर जंगी जुनून शुरू हो जाता है। लेकिन एक बात इन तमाम वाक़यात से वाज़ेह है कि भारत हर कुछ अरसे बाद पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, लेकिन खुली जंग करने का रिस्क नहीं लेता। इस जंगी जुनून का क्या नतीजा निकलना है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पाकिस्तान पूरे तरीके से जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। जिस फ्रंट से भी भारत पाकिस्तान को एंगेज कर रहा है, पाकिस्तान उसको जवाब दे रहा है। लेकिन एक अहम मामला है इसके अंदर, जो कि आबी जारहियत का भी है। भारत ने यकीनी तौर पर बहुत सारे ऑप्शंस अपने रखे हुए हैं, जिसमें एक वाटर बॉम्ब का भी है, और वो इसके ज़रिए पाकिस्तान को तंग करने की मुसलसल कोशिश करेगा और पाकिस्तान इसे एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर चुका है। सो भारत और पाकिस्तान के जो मामलात हैं, तमाम चीज़ों से हटकर पानी के मामले पर भी बहुत अहम तलब है, जिसके लिए इंटरनेशनल फ्रंट पर पाकिस्तान को बहुत मजबूत तरीके से अपना केस लड़ना है। और अगर भारत फिर भी बात नहीं समझता तो फिर मैदान में लड़ना होगा। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।